मूवी के शुरू में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो एक गार में रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, तो उनमें से एक लड़की बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। जब वो बाहर जाती है तो हैरतअंगेज तौर पर वो देखती है कि बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और जहाँ हरियाली थी अब वहाँ धूल, मिट्टी और सहरा के अलावा कुछ नहीं होता। और रेत का एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ आ रहा होता है और आसमान में एक अजीब चीज़ दिखती है, शायद ये कोई स्पेसशिप हो। अब उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें गार के अंदर कहीं हज़ार साल गुजर चुके हैं, लेकिन गार के अंदर किसी वजह से ये वक्त बस कुछ मिनटों का होता है। वो यहाँ से फ्लैशबैक में जाती हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर जिसका नाम आपर है कदीम गारों पर रिसर्च करने एक वीरान जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे एक वैन मिलती है जो आज से कहीं दहाई पहले से वहाँ खड़ी लगती है। यहाँ आपर का कुत्ता भौंकने लगता है और आपर को गार के अंदर जाने से रोकता है, लेकिन आपर उसे नज़रअंदाज करके गार के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि एक काउबॉय फ्रीज हो चुका है। आपर समझ जाता है कि ये शख्स 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से उसी गार में फ्रीज है, जिसका अंदाजा उसके कपड़ों के फैशन और उसकी गन से किया जा सकता है। अब दिखाया जाता है कि आपर वापस अपनी कार लेकर घर चला जाता है जहाँ वो अपने स्टूडेंट टेलर और जैकी से मिलता है जो अपने नए ट्रिप के लिए प्रोफेसर आपर के साथ गारों पर रिसर्च करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और आपर उन्हें बताता है कि उसने प्लान चेंज कर दिया है और अब वो अकेला ही गार की तरफ जाएगा और अपना ज़रूरी सामान साथ लेकर वो गार वापस आ जाता है जहाँ उसे वो काउबॉय मिला था। गार के अंदर उसे एक लहर महसूस होता है और जब वो इस लहर के अंदर जाने लगता है तो देखता है कि वो काउबॉय चलने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 दिन गुजर चुके हैं और प्रोफेसर वापस नहीं आए, तो उसके स्टूडेंट्स उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं होती। तो वो लोग एक लड़की जिसका नाम कारा होता है उसकी कार मांगते हैं और कारा एक शर्त पर कार देती है कि उसकी बहन वीव भी साथ जाएंगे और आगे जाकर वो एक लड़के को भी साथ ले लेते हैं जिसका नाम फरबी होता है। और किसी तरह वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो वैन मिलती है जिसमें उन्हें कुछ तस्वीरें मिलती हैं। दरअसल ये तस्वीरें प्रोफेसर के वालिदैन के होते हैं जो कई साल पहले एपी बनकर गारों की तरफ गए थे। अब दिखाया जाता है कि वो एक गार के पास पहुंच जाते हैं जिसमें एक रस्सी लटकी होती है। जैक गार के अंदर जाने का फैसला करता है। कुछ अंदर जाने के बाद उसे मालूम होता है कि दरअसल गार बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन टेलर कहती है कि ये रस्सी प्रोफेसर की नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है। पर ना चाहते हुए भी वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए गार में उतर जाते हैं। सिर्फ फरबी बाहर रुकता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है और कुछ अंदर जाने के बाद उन्हें भी वही लहर दिखती है। वो टेलर को बताती है कि लहर के उस तरफ टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है, पर वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ मूवी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ 2 दिन पहले प्रोफेसर गार में दाखिल होते हैं और वहाँ एक अजीब चीख की आवाज़ सुनते हैं और उसी तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ से आवाज़ आती है। लेकिन कुछ आगे जाने के बाद आपर को अजीब महसूस होने लगता है और वो वहाँ से निकलने का फैसला करता है। जब वो गार से वापस निकलता है तो देखता है कि वहाँ रात होती है, जबकि आपर को लगता है कि उसने वहाँ सिर्फ 2 मिनट ही गुजारे होंगे और वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है जहाँ वो देखता है कि उसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर झाड़ियों में गिरा हुआ है और हर तरफ घने जंगल हो गए हैं, जिसका मतलब है कि आपर के गार में जाने से अब तक कई साल गुजर चुके हैं। वो समझ जाता है कि गार के अंदर किसी तरह का टाइम ट्रैप है और यहाँ कारा की गाड़ी मिलती है। वो समझ जाता है कि टेलर और जैकी उसके पीछे वहाँ आ चुके हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए वापस गार में जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और ग्रुप को दिखाया जाता है जो किसी तरह गार से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ जैकी रस्सी से ऊपर जाती है और रस्सी के टूटने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है और जैकी उसके हाथ पर गिर जाती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। अब वो एक दूसरी रस्सी ट्राई करते हैं पर वो भी टूट जाता है। टेलर को लगता है कि ये काम फरबी ने किया है, तो वो गुस्से में फरबी को रेडियो पर कॉल करता है, पर फरबी कोई जवाब नहीं देता। ये सब मजीद परेशान हो जाते हैं और टेलर एक बार फिर फरबी को कॉल करता है और इस बार एक स्लो आवाज़ आती है जिसमें कोई हेल्प मांग रहा होता है। टेलर उससे पूछता है कि वो कौन है, पर अगली तरफ से कोई जवाब नहीं आता और अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि गार की दूसरी तरफ जाकर दूसरा एग्जिट तलाश करे। और उनको एक जगह पर सूरज की रोशनी गार के अंदर दिखाई देती है जहाँ बहुत तेज़ी से अंधेरे रोशनी और रोशनी अंधेरों में तब्दील होती है। टेलर समझता है कि फरबी अपने फ्लैश लाइट के साथ ऐसा कर रहा है और वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ एक जगह उन्हें फरबी की लाश मिलती है जिसकी गर्दन तोड़ दी गई है और जिस्म पर जख्मों के निशान मिलते हैं। और फरबी के पास से उसका गोप्रो मिल जाता है जो कि अभी काम कर रहा होता है, जिसे ऑन करके उन्हें पता चलता है कि दरअसल फरबी गार के बाहर कई दिनों से उनका इंतज़ार कर रहा होता है और उन्हें हर तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो थक जाता है तो वो वहाँ मौजूद पुराने वैन के अंदर जाता है
जॉन पीस का होता है और वहाँ सालों से कड़ी होती है। वहाँ फर्बी को एक जर्नल मिलता है जिसमें इस गार के बारे में कुछ अजीब कहानियाँ लिखी होती है, जिनमें गार के अंदर एक तालाब का जिक्र होता है कि जो शख्स इस तालाब में नहाएगा वो हमेशा जिंदा रह सकता है और उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती। दरअसल ये डायरी प्रोफेसर हापर की माँ की होती है जो कैंसर में मुब्तला थी और इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए वो बहुत साल पहले इस गार में गई होती है। और अब यहाँ दिखाया जाता है कि मज़ीद कुछ दिन गुजरने के बाद फर्बी के पास खाना और पीने का पानी ख़त्म हो जाता है तो वो घर जाने का फ़ैसला करता है, लेकिन गाड़ी की चाबियाँ टेलर के पास होती है तो वो टेलर के पीछे गार में जाने का फ़ैसला करता है। और गार में जब वो उस ख़ास लहर से गुजरता है तो उसे दिन रात बहुत तेज़ होते हुए नज़र आते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ सके उसकी रस्सी टूट जाती है जिससे वो नीचे गार में गिर जाता है। और जब वो टेलर को हेल्प के लिए बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ एक आदमखोर आ जाता है और उसे वही मार देता है। ये सब देखकर वो बहुत शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ मिनट से हैं और बाहर उन्हें कई दिन और रात गुजर चुके होते हैं। वो एक बार फिर किसी तरह गार से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और इस बार वो कारा को ऊपर जाकर रेडियो के ज़रिए हेल्प मंगवाने का कहते हैं और बहुत मेहनत से कारा किसी तरह गार से निकलने में कामयाब हो जाती है। पर क्या देखती है कि बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो हर तरफ हरियाली और जंगल थे, लेकिन अब ये जगह एक सहरा में तब्दील हो चुका है और एक भयानक तूफान उसकी तरफ आ रहा होता है। और यहाँ कम ऑक्सीजन की वजह से कारा को सांस लेने में दुश्वारी होती है और वो रेडियो सिग्नल हासिल करने के लिए एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है, पर एक अजीब शक्ल का स्पेसशिप देख लेती है जो बहुत दूर हवा में मोहल्लिक होती है। अब दिखाया जाता है कि कारा वापस गार में जाकर अपने साथियों को ये सब बताती है, पर वो उसका यकीन नहीं करते तो कारा उन्हें अपना कैमरा दिखाती है जिसमें उसने ये सब रिकॉर्ड किया होता है, जिससे टेलर को अंदाज़ा होता है कि गार के अंदर किसी वजह से वक्त की रफ्तार काफ़ी स्लो है। ये सुनकर वीव एक बार फिर फर्बी का कैमरा उठाकर उसे देखने लगती हैं और आसमान के कलर पर गौर करके बाकियों को बताता है कि फर्बी के कैमरे में कैद ये मंजर दिन और रात का नहीं बल्कि एक साल गुजरने का इशारा करता है, जिसका मतलब है कि हर एक सेकंड ज़मीन पर एक साल के बराबर गुजर रहा था। और अब दिखाया जाता है कि एक फीचरिस्टिक सीढ़ी के जरिए एक एलियन वहाँ आ जाता है और उनको अपने साथ जाने को कहता है और तभी वहाँ आदमखोर आकर उस एलियन पर हमला करते हैं, पर वो जल्द ही उनको गिराकर उन्हें एक इलेक्ट्रिक ट्रैप में बांध देता है और टेलर और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और गार के उस हिस्से में पहुँच जाते हैं जहाँ वो काउ बॉय होता है जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया है। और यहाँ वो आदमखोर फिर से आ जाते हैं और इस बार टेलर अपने साथियों को बचाने के लिए खुद मैदान में उतर जाता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता और आदमखोर उसे मार देते हैं और कारा के पीछे जाते हैं। तभी वहाँ वीव आ जाती है और टेलर को मरा देखकर चीखने लगती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर वो एलियन वहाँ पहुँच जाता है और टेलर की लाश को उठाकर वहाँ मौजूद पानी के तालाब में फेंक देता है, जिससे हैरत अंगेज तौर पर टेलर फिर से जिंदा हो जाता है। शायद ये वही पानी है जिसके बारे में फर्बी ने जर्नल में पढ़ा था। और यहाँ वो आदमखोर एक बार फिर आ जाते हैं और इस बार उनसे लड़ते हुए इस एलियन नुमा इंसान का मास्क गिर जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। ये देखकर टेलर उनकी मदद को आ जाते हैं, लेकिन वो बताता है कि यहाँ की हवा उसके लिए टॉक्सिक है और इस जहरीले हवा का उसके जिस्म पर बुरा असर होना शुरू हो गया है, जिससे अब उसका बचना नामुमकिन है। और इससे पहले कि वो मर जाता वो इन्हें एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता है जिसमें मिलियन ईयर पहले इस ग्रुप की गुमशुदगी को रिपोर्ट किया गया था और दूसरी क्लिप में दिखाया जाता है कि ज़मीन किस तरह इंसानों के लिए अब रहने के काबिल नहीं रहा। और अगली सीन में दिखाया जाता है कि टेलर को गार में एक जगह प्रोफेसर मिल जाता है जो ज़ख्मी होता है। तो यहाँ टेलर देखता है कि गार के मुख्तलिफ हिस्से में अलग अलग टाइम चल रहा होता है और हर हिस्से में टाइम की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। प्रोफेसर हापर ये सब एक्सप्लोर कर चुका होता है और अब टेलर उसे गार से बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वो इनकार करता है और टेलर वापस आकर फर्बी को उस पानी में डाल देता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो जैकी भी अपनी टूटी हुई टांग उस पानी से धो देती है और एक बार फिर वहाँ वो आदमखोर आ जाते हैं। इस बार उनकी तादाद पहले से ज़्यादा होती है और वो इनको चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके उस स्पेसशिप में जाएं जहाँ बाकी बचे हुए इंसान रहते हैं। और उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके सबसे पहले कारा ऊपर जाती है जहाँ वो देखती है कि आगे पानी की एक दीवार है और दीवार की दूसरी तरफ एक अजीब हाथ बाहर आकर उसे ऊपर खींच लेता है और कुछ ही सेकंड बाद कारा एक नए रूप में आकर उन सबको एक रस्सी के जरिए स्पेसशिप में पहुंचा देती है। दरअसल स्पेसशिप में इंसान होते हैं, लेकिन कहीं हज़ार सालों से वो स्पेसशिप में रहकर इवॉल्व हो चुके होते हैं और आखिर में दिखाया जाता है कि उन्होंने प्रोफेसर हापर और उसकी फैमिली को भी स्पेसशिप में उठा लिया होता है और वो सब एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ते हैं।